वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। मैं अपने स्टूडेंट जो कि मुझसे जुड़े हुए हैं आज से नहीं बहुत दिनों से और छोटे भाई की तरह हैं, ओके, मैं उनका मॉक इंटरव्यू लेने जा रहा हूं स्केल 3 के लिए। अभी ये स्केल 2 में है और जो कि पोस्टेड है आपके वेस्ट बंगाल के ग्रामीण बैंक में, जैसा कि आप लोगों ने हो सके वीडियो देखा होगा। और पहले भी ये ग्रामीण बैंक में ही थे हिमाचल प्रदेश में। तो मैं इन चीज़ों के बारे में पूछूंगा। मेरा नंबर है 7503235358। आप लोग स्केल 1 आरआरबी के लिए तो कांटेक्ट करते ही हैं, स्केल 2, स्केल 3 और प्रमोशनल एग्जाम्स में जो इंटरव्यू होते हैं उसके लिए कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आप लोग को वीकेंड पे लेट इवनिंग पे आपके वर्किंग प्रोफाइल के अकॉर्डिंग टाइम दूंगा। ओके गाइस, सबसे पहले आप मुझे ये बता दीजिए, आप स्केल 3 आने वाले हैं। आजकल ग्रामीण बैंकों में एक न्यूज़ पॉपुलर चल रहा है कि 1 स्टेट 1 आरआरबी। यस सर। तो अभी क्या चीज़ें कुछ मिसिंग हैं और इसके आ जाने से क्या और चीज़ें ठीक हो जाएंगी? क्योंकि जो जितने लोग जॉब में कार्यरत हैं उतने लोग तो रहेंगे ही रहेंगे। यस सर। तो क्या चीज़ें ठीक हो जाएंगी? यस सर, इसमें देखिए, इसमें देखा जाए तो एक्चुअली है क्या कि अभी 1 स्टेट 1 आरआरबी का मेन मकसद है, जैसे एक स्टेट में भी अलग अलग थोड़ा सा जैसे वेस्ट बंगाल में थोड़ा स्लो आंसर देंगे और हाँ। धैर्य पूर्वक देंगे, जल्दी जल्दी नहीं। लास्ट मॉक में जल्दी जल्दी था, थोड़ा स्लो और थोड़ा धैर्य पूर्वक, जितना स्लो हो सके उतना स्लो जी। सर देखा जाए तो जैसे वेस्ट बंगाल में तीन आरआरबी है यहाँ पे। तो 3 आरआरबी का है कि एक जो है अलग अलग उनका क्षेत्र बटा हुआ है, कोई 5 जिला में है, कोई 2 जिला में है, कोई 16 जिले में है। तो इससे क्या है कि अलग अलग एक ही स्टेट में अलग अलग आरआरबी होने का मतलब क्या है कि मतलब एक ही राज्य में मतलब अलग आरआरबी को लोग नहीं जानते हैं। एक ब्रांड नेम जो होता है जिस हिसाब से, बस 2 लाइन में, तो पहली बात 2 लाइन में क्लोज करना है। एक तो ब्रांड नेम है और दूसरा बात है क्या कि और अगर तीनों बैंक मिलके अगर एक स्टेट में एक आरआरबी हो जाएगा तो इससे क्या होगा, इसका सॉफ्टवेयर, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर इनका बहुत ही मजबूत बनेगा। जो 3 बैंकों में अलग अलग जो है सॉफ्टवेयर के लिए खर्च करना पड़ता है, उससे क्या होगा, अगर उसी पैसा को एक जगह लगा देंगे तो कम खर्च में और बढ़िया इंफ्रास्ट्रक्चर हो जाएगा इसका। तो आप मुझे बता दीजिए कि रीजनल रूरल बैंक में आप हैं, आपका ब्रांच कभी जाना होता है? कभी ब्रांच वगैरह जाते हैं विजिट पे? यस सर। तो वहाँ पे जो आपका ग्रामीण बैंक है, वहाँ किस तरह के मेनली कस्टमर आते हैं? जिन जिन ब्रांचों में आप गए हैं, आपको किस तरह के मेजर कस्टमर मिलते हैं जो डिपॉजिट लेके आते हैं या जो लोन के लिए आते हैं आपके एरिया में? जी सर, ऐसे ज्यादातर देखा जाए तो आरआरबी का जो है मेन फोकस है रूरल एरिया में। रूरल एरिया में यानी ग्रामीण क्षेत्र में जो कस्टमर होते हैं, जो कि आजकल जितने भी गरीब हैं ज्यादा, जैसे जो है जो जनधन योजना के तहत आते हैं और जो बीपीएल में है, और कई जो है कई जगह जो सिटी से लगे हुए हैं, कई जो है रिच कस्टमर भी आते हैं। तो मतलब यहाँ पे जो है ज्यादातर मेन जो है फोकस है कि आरआरबी में कि रूरल एरिया को ही डेवलप किया जाए। मेनली उसी चीज के लिए है बैंक को, आरआरबी को ही खोला गया था कि रूरल एरिया को डेवलप किया है, जहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है उसको जो है एक बैंकिंग से लिंक किया जाए। एक लाइन में फाइनेंशियल इंक्लूजन को डिफाइन करेंगे, क्योंकि आपने अनबैंक्ड एरिया का नाम लिया। यस यस सर, फाइनेंशियल इंक्लूजन का जो है मेन मकसद यही है कि जहाँ पे अनबैंक्ड एरिया है, जहाँ पे रिमोट एरिया है, वहाँ पे जो है बैंकिंग सेवाएं पहुंचाना। मेन मकसद सब गवर्नमेंट का यही है कि बैंकिंग सेवाएं वहाँ पे पहुंचाया जाए। इसके लिए रूलिंग गवर्नमेंट 2014 में एक स्कीम लेकर के आई थी। वो स्कीम हमेशा न्यूज में रहता है। तो पहले उसमें कुछ ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी थी, अभी कुछ चेंज भी हुआ है। तो स्कीम के बारे में कुछ याद आ रहा है? यस सर, यस सर, जनधन योजना, जो जनधन योजना लाया गया था उसमें उस टाइम जो था क्या था, पहले 5,000 ओवरड्राफ्ट था, अब उसको बढ़ा के जो है सरकार 10,000 कर दिया। इसका मुख्य उद्देश्य क्या था? मुख्य उद्देश्य इसका मेनली था सर कि लोगों को एक जो है, एक तो सबसे पहली बात है कि सेविंग का हैबिट करना, और सेविंग के ही बेस पे जो है इनको ओवरड्राफ्ट देते हैं कि जिससे क्या है कि अगर किसी को लोन के एक मतलब होता है क्या, ग्रामीण एरिया में बहुत आदमी लोन नहीं लिए हुए रहते हैं, तो उनको एक हैबिट बनाता है कि अगर लोन लेते हैं तो उसको कैसे चलाया जाता है, और छोटे छोटे अमाउंट से ही उसको स्टार्ट किया जा सकता है कि 5,000 10,000 देके, जिससे उनको आदत लगे और किस हिसाब से उसको चलाना है और कैसे उसको मेंटेन करना है। मेनली यही रीजन था। ओके, केवाईसी का क्या इंपॉर्टेंस है? आरबीआई क्यों इसको लेकर के आई थी? बैंक के लिए कितना महत्वपूर्ण है केवाईसी? यस सर, केवाईसी जो है इसका मेन फुल फॉर्म जो है नो योर कस्टमर है, अपने कस्टमर को जाने या अपने ग्राहक को जाने। इसका मेनली ये होता है कि बैंक में इसका जो है बहुत ही महत्वपूर्ण रोल है केवाईसी का, जिससे हम किसी भी कस्टमर को आइडेंटिफाई करते हैं कि
वह कस्टमर कौन है, कैसा है और क्या करता है। आजकल जो है जैसे पैन के थ्रू, पैन हो गया, केवाईसी आपका आधार हो गया, उससे हम लोग जो है लिंक करते हैं अकाउंट को। इससे क्या, जैसे एएमएल है, पीएमएलए एक्ट है, जो मनी लॉन्ड्रिंग है उससे रोकने के लिए जो है मेनली जो है इसी का मेन है कि केवाईसी बहुत ही जरूरी है बैंकों के लिए। गुड। आप रिकवरी में काम करते हैं? यस सर। अपना इस रिकवरी का जो आपका जो प्रोफाइल है अभी पीछे, जो आपका स्केल 2 का एक्सपीरियंस है, वो यहाँ कैसे स्केल 1 का एक्सपीरियंस या जो भी अब तक आपने काम किया है वो कैसे यहाँ यूटिलाइज कर रहे हैं? यस सर। जैसे सर मैंने स्केल 1 में मैं हिमाचल में रहा, तो वहां पे क्या था कि मैं ब्रांच में काम कर रहा था, यहाँ पे रीजनल ऑफिस में काम कर रहा हूँ। तो मैंने जितना भी ब्रांच में देखा कि क्या क्या स्कोप है, कैसे कैसे जो है ब्रांच से मेनली ये है कि जैसे मान लो हम लोग का क्या एग्रीकल्चर में लोन देते हैं, एग्रीकल्चर में लोन अगर एनपीए होता है तो हम लोग ब्रांच में रहते थे, तो ब्रांच में ये विजिट करते थे कि मेनली कौन सा सीजन में जो है कस्टमर के पास या किसान के पास जो है पैसा आता है। जैसे उनका जैसे गेहूं का अगर फसल लगाता है तो गेहूं किस टाइम में कटेगा, किस टाइम में धान कटेगा, उस समय जो है ज्यादातर हम लोग फोकस करते हैं रिकवरी के लिए। जिससे क्या है कि कस्टमर के पास पैसा होता है और किसान जो है उस टाइम देने के लिए भी जो है अगर कई बार 50,000 की रिकवरी जरूरत है, कम से कम वो जो है जितना हो सके वहां पे वो टाइम रिकवरी ज्यादा होता है हम लोग को। ओके। आप मुझे ये बता दीजिए, आपने सुना होगा डीआरटी और डीआरएटी, यस सर। इन दोनों के बारे में एक एक लाइन में। यस सर। डीआरटी डेप्ट रेवेन्यू ट्रिब्यूनल, डेप्ट रिकवरी, मेन जो है इसको डेप्ट रिकवरी, सॉरी हाँ, डेप्ट रिकवरी ट्रिब्यूनल। तो एक होता है डेप्ट रिकवरी एपिलेट ट्रिब्यूनल। तो डीआरटी में जो है मेनली हम लोग जैसे 20 लाख से ऊपर का लोन अगर है तो वो अगर एनपीए होता है तो हम लोग जो है उसमें डीआरटी में जा सकते हैं। और हम लोग जैसे किसी का डीआरटी में अगर केस करते हैं, अगर बोरोवर अगर सेटिस्फाइड नहीं होता है उसके ऑर्डर से, तो हम लोग वो जो है फिर डीआरटी में अपील कर सकते हैं, तो वो डीआरटी में केस अपीलेट अथॉरिटी में जा सकते हैं। ओके। आपके पुराने जॉब और आपके जॉब में क्या डिफरेंस है, जो आप अब तक आरआरबी में कर रहे थे और जो अभी कर रहे हैं? फिर अगला सवाल इसी से जुड़ा होगा। सर दोनों में देखा जाए तो डिफरेंस तो कुछ नहीं है, बस ये थोड़ा सा है कि रोल चेंज हो गया है। पहले मैं ब्रांच में काम करता, रीजनल ऑफिस में काम करता, पहले मैं असिस्टेंट मैनेजर में था, अब मैं जो है मैनेजर के रूप में काम कर रहा हूँ। तो एक चीज यही है। और दूसरी बात यह है कि मैं पहले ब्रांच को हैंडल कर रहा था, अब मैं थोड़ा रीजनल ऑफिस में जो है थोड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ जाती है। तो ये चीज चेंजेस हुआ है, बाकी काम जो है लगभग समानता है। और यहाँ पे है कि वनली एक ही डिपार्टमेंट का मेनली फोकस होता है। कल को अगर आप स्केल 3 बन जाते हैं तो इसमें कार्य में क्या बदलाव आएंगे और पीछे का जो एक्सपीरियंस है आपको यहाँ कैसे काम देगा? यस सर। सबसे बड़ी बात है कि डायरेक्ट अगर मैं जैसे स्केल 3 में जाता हूँ तो सबसे पहले हमें जो है बहुत सारा काम, जैसे ब्रांच में भी काम करने का हैबिट है और मैंने काम किया है वहाँ पे 5 साल, और अभी मैं रीजनल ऑफिस में काम कर रहा हूँ। और स्केल 3 में अगर जाऊंगा तो ये सब चीज को मैं जो है इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ कि कैसे काम किया जाता है और कहाँ कहाँ कठिनाइयां आती हैं। तो ये सब चीज का जो है हमें बहुत ही अहम रोल हमें निभाने में देगा स्केल 3 का जॉब में, या चाहे वो किसी भी डिपार्टमेंट का हेड हो या चाहे ब्रांच पे ब्रांच मैनेजर का रोल मिले। कस्टमर बैंकिंग ओम्बुड्समैन के पास कब जा सकता है? क्या डायरेक्ट बैंकिंग ओम्बुड्समैन में कस्टमर जा सकता है या बैंकिंग ओम्बुड्समैन क्या है? नहीं सर, बैंकिंग ओम्बुड्समैन जो है एक आपका बैंकिंग मतलब इनको बैंकिंग लोकपाल जो है बैंक में अगर सेटिस्फाई नहीं होता है, कस्टमर कंप्लेन करता है, उसका एक लिमिटेड पीरियड होता है। उसके लिमिटेड पीरियड में अगर वो उसको रिप्लाई नहीं, बैंक की तरफ से रिप्लाई नहीं होता है या संतुष्ट नहीं होता है, तो वो आगे जो बैंकिंग ओम्बुड्समैन में जा सकता है। ओके। आप मुझे बता दीजिए कि सीजीटीएमएससी क्या होता है? यस सर। सीजीटीएमएससी क्रेडिट गारंटी होता है एक प्रकार का, जो हम लोग सरकार जो है इसमें गवर्नमेंट गारंटी कवरेज देती है। जो भी एमएसएमई के तहत लोन होते हैं, बहुत सारे लोन के कवरेज देते हैं गवर्नमेंट। तो इसमें जो है एक कवरेज, एक गारंटी कवरेज है, जिसमें कि जो मिनिमम फी के लिए जो है, और ये बैंक में है जो गारंटी लोन को गारंटी कवरेज करती है। ओके। सरफेसी एक्ट कैसे कार्य करता है? यस सर। सरफेसी सर एक हिसाब से जैसे सिक्योरिटीज रिकंस्ट्रक्शन इन्फोर्समेंट एक्ट है, तो इसमें क्या है कि पहले जो है मेनली बैंक में क्या था कि बहुत सारे केसेस थे, तो डीआरटी पहले से थे। तो इसमें क्या होता था कि बैंक के पास जो है आजकल जो है अदालत में या कोर्ट में जो है बहुत सारे केस होते हैं, तो उसको बहुत ज्यादा जो है सेटलमेंट नहीं होता था। तो इसके कारण से जो गवर्नमेंट जो है 2002 में सरफेसी एक्ट लाया। सरफेसी एक्ट में क्या था, वनली जो सिक्योरिटी जो है
जो सिक्योर्ड एसेट है उस पे मॉर्गेज बेस्ड जैसे है, मॉर्गेज बेस्ड में हम लोग जो है सिक्योर सरफेसी लगा सकते हैं। और सरफेसी का मेनली रीजन है कि उसका विदाउट परमिशन जो है डायरेक्ट बैंक उसमें इन्वॉल्व होके वो सेल कर सकता है। ओके, प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट सुना है आपने? यस सर। कुछ आइडिया है इसके बारे में? सर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट जो है वो मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एक्ट लाया गया था 2002 ईस्वी में। तो इसमें मेनली वही है कि बैंक में जो इतना ज्यादा फ्रॉड हो रहे हैं या फिर बहुत सारे पैसे को इधर से उधर किया जा रहा है, गलत चीज में इस्तेमाल किया जा रहा है या गलत तरीके से निकाला जा रहा है, उसी को रोकने के लिए पीएमएलए एक्ट लाया गया। बैंक का जब लोन एनपीए होता है तो एक टर्म है जो कि इससे रिलेटेड है, एनपीए से, ट्विन बैलेंस शीट इशू। दो जगह का बैलेंस शीट सुना है आपने? ट्विन ट्विन TWIN ट्विन, दो, ट्विन बैलेंस शीट इशू। अच्छा, ये वर्ड सुना है? सॉरी सर, नहीं सर। बैंक है, मैं बैंक हूं, आप कोई ऑर्गेनाइजेशन है। अगर मैंने आपको लोन दिया, यस सर, आपने कहीं इन्वेस्ट किया लेकिन आप लॉस में रहे, तो आपका बैलेंस शीट जो है वो नुकसान देगा, आपका बैलेंस शीट जो है वो लॉस में रहेगा और बैंक का बैलेंस शीट भी लॉस में रहेगा। तो ये हो गया ट्विन बैलेंस शीट इशू। क्लियर हुआ आपको? यस यस सर। जी ठीक है। ओके, ट्विन बैलेंस शीट आपको ध्यान रहेगा। यस सर। ठीक है, आप बता दीजिए कि बैंकों के लिए सिबिल स्कोर को अच्छी तरह से चेक करना या कस्टमर का डॉक्यूमेंटेशन करना लोन रिकवरी में कितना काम आता है, और लोन को रिकवरी के लिए टाइम टू टाइम चेकअप का मेथड, टाइम टू टाइम जाके देखना कितना काम आता है? यस सर। जैसे सर अपने सिविल के बारे में बोले कि सिविल जो है एक प्रकार से जैसे डॉक्टर के पास जाते हैं उसको इलाज करने के लिए एक्सरे की जरूरत होती है, उसी प्रकार किसी भी आदमी का जो हिस्ट्री देखने के लिए, उसका क्रेडिट हिस्ट्री देखने के लिए हम लोग सिविल निकालते हैं और सिविल को प्रॉपर चेक करते हैं हम लोग, या सिविल को करना भी चाहिए चेक, जिससे क्या है कि किसी भी आदमी का जो है क्रेडिट हिस्ट्री जो है उसे पता चलता है कि उन्होंने पिछले प्रीवियस जो हिस्ट्री कैसा रहा उसका, उन्होंने कहीं लोन लिया तो कैसा चलाया, उन्होंने कहीं डिफॉल्ट तो नहीं किया, उससे हम लोग को पता चलता है। ठीक है। और दूसरा जैसे आपने बताया क्रेडिट अप्रेजल के बारे में, क्रेडिट अप्रेजल एक प्रकार का है कि जैसे हम लोन देते हैं उसमें कई स्टेप होते हैं कि लोन देने से पहले एक प्री अप्रेजल होता है, पोस्ट अप्रेजल होता है। प्री अप्रेजल में हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी लोन के लिए कस्टमर के पास जाते हैं तो वो जो है कैपेबल है कि नहीं है रिपेमेंट करने के लिए, और जब हम लोग लोन सेंक्शन कर देते हैं उसके बाद पोस्ट अप्रेजल होता है। पोस्ट अप्रेजल में ये देखते हैं कि जिस चीज के लिए लोन लिया है वो उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट किया कि नहीं है, वहां लगाया कि नहीं लगाया। अभी डोमेस्टिकली सिस्टमेटिक इंपॉर्टेंट बैंक न्यूज में था, इससे रिलेटेड कुछ देखा क्या आपने? डीसिब, यस सर। कौन से बैंक इसमें आते हैं और ये क्या है? यस सर, डीसिब जो है एक प्रकार का मतलब टू बिग टू फेल बैंक है ऑल इंडिया का। इसमें क्या है कि मेनली जो है बड़े क्षेत्र का बैंक है, जैसे इसमें 3 बैंक आते हैं, एक तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा HDFC बैंक, तीसरा ICICI बैंक, ये 3 बैंक आते हैं। इसमें जो है मैं हालांकि 0.2 जैसे 2% या कुछ ऐसे, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ उसमें, GDP का कुछ ऐसे है। ठीक है। तो इसमें क्या है कि गवर्नमेंट मतलब ये देखते हैं कि ये बड़ा बैंक में बहुत ज्यादा ध्यान देते हैं, इसलिए कि अगर ये बैंक अगर फेल हो जाएगा तो जो इकोनॉमिक्स में बहुत ज्यादा खराब सिचुएशन आ सकता है। तो इस कारण से जो है इसको टू बिग टू फेल के नाम से रखा गया इसका। ठीक है, 2% ऑफ GDP ये लोग होल्ड करते हैं। यस। ओके, आप मुझे बता दीजिए CBDC सुना है? सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी आपने? CBDC जी, यस सर। क्या होता है CBDC? CBDC सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी एक ऐसा करेंसी है जो कि आजकल हम लोग जो है क्या हार्ड करेंसी को जो है हम लोग सॉफ्ट करेंसी में बदल रहे हैं। तो जिससे क्या है कि एक तो कॉस्टिंग बचेगा, और दूसरी बात है कि आजकल जो सॉलिड नोट होते हैं बोला जाए उसका एक होता है कि लाइफ टाइम होता है जैसे हार्ड करेंसी का। तो सॉफ्ट करेंसी अगर CBDC आ जाएगा तो उसका कोई लाइफ टाइम नहीं होगा, वो जो है एनी टाइम एवरी टाइम कहीं भी चलेगा, वो डिजिटली एक करेंसी होगा। डिजिटली तो होगा, लेकिन हमारा इंडिया इतना, मतलब पूरी भारत हमारी इतनी पढ़ी लिखी नहीं है, गाँव से बिलोंग करते हैं हम लोग, बहुत सारे ग्रामीण ऐसे लोग भी हैं, तो उन लोगों तक ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट करना है, कैसे प्रमोट करेंगे? यस सर, सबसे पहली बात है कि ऑनलाइन बैंकिंग प्रमोट करने के लिए हम लोगों को जैसे
पहले स्टार्टिंग में जैसे यूपीआई गूगल पे आया डिजिटल बैंकिंग के लिए, उसमें भी बहुत सारी कठिनाई, लेकिन अभी जो है लोगों को ऐसा हैबिट हो गया है कि लोग कैश रखते ही नहीं है और आजकल उसी में ध्यान दे रहे हैं। और मेनली है कि हम लोग को ज्यादातर बैंकिंग सेक्टर को इसमें ध्यान देने की जरूरत है कि यूजर फ्रेंडली ऐप बनाना पड़ेगा, जिससे कि लोगों को जो है कोई कठिनाई ना हो समझने में और उसको यूज करने में। आपके वेस्ट बंगाल में कितने ग्रामीण बैंक हैं? वेस्ट बंगाल में 3 ग्रामीण बैंक है। तो आप जिस आरओ में बैठे हैं, तीनों ग्रामीण बैंक के बारे में देखते हैं या पर्टिकुलर एक ग्रामीण बैंक? एक ग्रामीण बैंक सर। एक ग्रामीण बैंक। आपके ग्रामीण बैंक का कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है? नो सर, अभी तो मोबाइल बैंकिंग नहीं है। नहीं है। कौन है स्पॉन्सर बैंक? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। उसका कोई मोबाइल बैंकिंग ऐप है? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का है। कौन सा है, क्या नाम है उसका? सॉरी सर, इसके बारे में नहीं पता। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया आपके बैंक का स्पॉन्सर बैंक है, तो वो कैसे मदद करता है आपके क्षेत्रीय ग्रामीण? क्या नाम है? बोंगो ग्राम, पूरा नाम क्या आपके बैंक का? नहीं, उत्तर बंगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। उत्तर बंगो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। बताइए कैसे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया मदद करता है? सेंट्रल बैंक एक प्रकार से मदद, देखिए इसमें क्या है कि शेयर होता है। जैसे अभी आरआरबी जो है, किसी भी आरआरबी में तीन आदमी का, तीन मतलब ऑर्गेनाइजेशन का शेयर है, जैसे स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्पॉन्सर बैंक। तो उसमें जैसे स्टेट गवर्नमेंट का 15% होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट का 35% है, 50% जो है स्पॉन्सर बैंक का है। तो ये जो है तीनों मिला के ये मतलब है कि जैसे सेंट्रल बैंक एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन जो है हम लोगों का स्पॉन्सर है। स्पॉन्सर है कि वो कैपिटल कभी भी अगर जैसे कम होता है तो कैपिटल देते हैं और सपोर्ट करते हैं सॉफ्टवेयर में। और हम लोग जैसे सेंट्रल बैंक से हैं जुड़े हुए जो स्पॉन्सर हैं, तो उनके बारे में जो भी सॉफ्टवेयर वहां पे यूज होता है, कोशिश करते हैं कि एक इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए, तो वो चीज है। ठीक है, आप मुझे बता दीजिए कि गांव के लेवल पे, ठीक है, आपको पता है कि डिमोनेटाइजेशन के बाद से ऑनलाइन बैंकिंग को प्रमोट किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे एटीएम्स के एस्टैब्लिशमेंट कम की जा रही है, इंस्टॉलेशन कम किया जा रहा है, कुछ एटीएम बंद भी हो रहे हैं, यानी ऑनलाइन बैंकिंग की तरह कन्वर्ट किया जा रहा है, हाँ या नहीं? yes, तो धीरे धीरे जो लोग आपसे जुड़े हैं, आपके ग्रामीण इलाकों से जुड़े हैं वेस्ट बंगाल से, उनको ऑनलाइन बैंकिंग के बारे में समझाएंगे। कैसे समझाएंगे जो लोग उतने पढ़े लिखे नहीं हैं? क्योंकि आप जानते हैं वेस्ट बंगाल, झारखंड ऐसे इलाकों में, हरियाणा के कुछ जगह ऑनलाइन बहुत फ्रॉड होते हैं पूरे इंडिया में। yes, sir. तो आपको yes, तीन लाइन में समझाना है। चलिए। देखिए सबसे पहली बात सर, हम लोगों को समझाने का मेन है कि जैसे बैंक जो है, एक होता है फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप। बैंक का एक फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप होता है। उस कैंप जो है बैंक बीच बीच में ऑर्गेनाइज करते रहता है। और फाइनेंशियल लिटरेसी कैंप जो है, इसमें क्या है कि मतलब हम लोग जो है कस्टमर को एक बुला के एक तरफ से बुलाते हैं, उसको बताते हैं कि फ्रॉड के बारे में अवेयर करते हैं और कैसे कैसे फ्रॉड होता है उसके बारे में अवेयर करते हैं। जैसे कि मानो ओटीपी शेयर ना करे और किसी थर्ड पार्टी को एटीएम यूज करने के लिए ना दे, या किसी को जो है अपना सीक्रेट पिन है वो किसी के साथ शेयर ना करे। ये सब चीज जो है थोड़ा समझाना पड़ता है, जिससे कि हम लोग डिजिटल बैंकिंग पे जो है फ्रॉड को रोका जा सकता है। ये चीज को बताना, अवेयर कर रहे हैं हम लोग, अवेयर करना पड़ता है इसके लिए। आप मुझे बता दीजिए, आपने सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में एक टर्म है जो कि हमेशा पॉपुलर रहता है, मोराटोरियम। यस सर। क्या होता है ये मोराटोरियम? मोरेटोरियम एक ऐसा है कि जब भी हम लोग जैसे कोई भी लोन देते हैं, मतलब कोई भी लोन में, तो उसमें क्या है कि मेनली मोरेटोरियम का मतलब ये होता है कि अब किसी समय के लिए, जैसे मान लो कि आज हमने इस मंथ में लोन दिया, तो नेक्स्ट मंथ से जो है रिपेमेंट जो है वो उसका स्टार्ट हो जाना चाहिए ईएमआई। तो अगर रिपेमेंट में अगर 1-2 महीने का या 6 महीने का हम लोग जो समय देते हैं, उसी को बीच को जो है हम लोग उसी को मोरेटोरियम कहते हैं कि 6 महीने के बाद स्टार्ट करे वो ईएमआई। ओके, आप मुझे बता दीजिए, आपने एक टर्म सुना होगा बैंकिंग इंडस्ट्री में जो कि बहुत पॉपुलर है। इस टर्म को हम लोग कहते हैं मौद्रिक नीति, मॉनेटरी पॉलिसी। यस सर। सुने इसके बारे में? कौन जारी करता है या क्यों जारी करता है? यस सर। मॉनेटरी पॉलिसी सर, मॉनेटरी पॉलिसी जो है ये आरबीआई जारी करता है। हर 2 महीने में एक मीटिंग होता है उनका। इसमें क्या है कि मेनली जो है प्राइस को, स्टेबिलिटी को लेके और इन्फ्लेशन को लेके इसमें मीटिंग होती है। ठीक है, मुख्यतः जीडीपी ग्रोथ को बढ़ाना और आपका महंगाई को कम करना। कुल कितने समय कुल आपको हो गया ग्रामीण बैंक का एक्सपीरियंस? टोटल एक्सपीरियंस कितने समय का हो गया आपका? टोटल सर 6 साल 2 महीना।
6 साल 2 महीना आपको हो गए। Yes, sir. ओके, आप बता दीजिए मुझे कि अब तक आपको सबसे अच्छा बैंक में डील करके क्या लगा, एक यूनिक सा चीज़ जो आपने को बैंक से सीखने को मिला और ये सबको जानना चाहिए जो बैंकिंग में जॉब कर रहे हैं और सबको ये इम्प्लीमेंट भी करना चाहिए। यस सर, सबसे बड़ी बात है कि देखिए हम लोग जो है, या मैं जैसे आरआरबी में काम किया हूँ तो इसका मतलब रीजनल रूरल में काम किया हूँ। रीजनल रूरल बैंक में सबसे बड़ी बात यह है कि मतलब गांव के लोग होते हैं, तो गांव के लोग जो है बहुत ही सीधे होते हैं, तो उससे जो है थोड़ा सा दोस्ती बढ़ाया जाए। और हम लोग जो है, हमने जैसे हिमाचल में काम किया और वेस्ट बंगाल में काम कर रहा हूँ, तो जिससे क्या है कि मतलब एक हिसाब से फ्रेंडली बात करते हैं, तो हम लोग जो है पता चलता है कि कल्चर के बारे में, और हर कल्चर, हर आदमी को, हर जगह का कल्चर देखना, कल्चर समझना, कल्चर देखना, ये चीज वो थोड़ा सा जो है जिस हिसाब से अगर फ्रेंडली। चलिए मैं इसी से एक लास्ट सवाल पूछूंगा, आप लास्ट सवाल इसी से पूछूंगा। आप बिहार से हिमाचल में थे, वेस्ट बंगाल में थे, कहीं एक और अब नई जगह भेजा जाएगा तो वहां भी आप एडजस्ट कर पाएंगे? यस सर। ठीक है, ठीक है। और कंटिन्यू, मुझे क्या लगता है आप आरआरबी में कंटिन्यू रहेंगे, सेवा कंटिन्यू आरआरबी में देंगे, या आरआरबी से ही कहीं और प्रमोट होकर दूसरी जगह भी जा सकते हैं, आप इसे छोड़ के जा सकते हैं? सर देखा जाए, पहले तो सबसे मैंने तो अभी तक यही सोचा है कि आरआरबी में रहूंगा, लेकिन इन केस अगर हमें कहीं दूसरी जगह अगर अच्छा करियर, बढ़िया करियर मिलेगा तो मैं वहां पे जाने के लिए तैयार रहूंगा। और लेकिन याद रखिएगा, आप याद रखें, पैनल के सामने ये मत बोलिएगा। आप भले हमें बोल दिए अभी, अच्छा। इतने दिन का आपका एक्सपीरियंस है और वो चाहेंगे आपका एक्सपीरियंस इसी में यूटिलाइज हो, इसमें थोड़ा मार्क्स कट जाएगा। तो सर मैंने अपना करियर अब तक आरआरबी में ही दिया है, तो सर मैं हायर अपॉर्चुनिटीज में, ऊपर के पोस्ट में इसी में जाना चाहूंगा सर। अब मैं जॉब चेंज नहीं करूंगा, मेरा एज भी उतना नहीं है। वो नहीं बोलिएगा जाएंगे छोड़ करके, बोलिए, डिलीट कर दीजिए, फ्लश आउट। ठीक है गाइस, मैं अपने स्टूडेंट को फीडबैक देता हूं। मेरा नंबर है 7503235358। ये स्केल 3 का इंटरव्यू हो रहा था। आपको जॉब एक्सपीरियंस से रिलेटेड, आप JIB CIB किए हुए हैं, कोई भी गाइडेंस मुझसे ले सकते हैं। धन्यवाद, मॉक सुनते रहिए। अभी अगले बच्चे का भी जैसे जैसे होगा सब अपलोड होता जाएगा। थैंक्स अ लॉट।